अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 न्यू सिलेबस। आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और लेक्चर पूरा सुनिएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड की आपको तारीफ आनी चाहिए सबसे पहले कि साइंटिफिक मेथड क्या है। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, ये सवाल पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि साइंसी तरीक़ाकार साइंटिफिक मेथड क्या है। तो साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, यानी कि साइंसी काम या तहकीक करने के लिए साइंसदान जो एक मखसूस इक़दामात करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। यानी कि कोई भी साइंसी प्रॉब्लम है, साइंसी मसला है, उस मसले को हल करना है तो उसके लिए जो इक़दामात करेंगे, जो स्टेप्स साइंसदान हैं वो अडॉप्ट करेंगे, जिन इक़दामात को वो इख्तियार करेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये साइंसी तरीक़ाकार चल रहा है। चाहे वो मसला फ़िज़िक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में आ सकता है, बायोलॉजी में आ सकता है, किसी भी साइंस में आ सकता है, तो उसे हम उस मसले को हल करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे उसे क्या कहेंगे, साइंसी तरीक़ाकार या साइंटिफिक मेथड। ठीक हो गया। ये है साइंटिफिक मेथड की तारीफ, ये आपको आनी चाहिए, ये पूछ ली जाती है। उसके बाद है बायोलॉजिकल मेथड। अगर यही प्रॉब्लम देखें, बायोलॉजी है जो वो साइंस की ही ब्रांच है, तो साइंटिफिक मेथड वो था जिसमें हम किसी भी साइंसी मसले को हल करते हैं। और फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा कि अगर बायोलॉजी में कोई मसला आ गया है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है कोई, जैसे कोरोना वायरस थी, आगे कोविड-19 बोलते हैं, मलेरिया है, कैंसर है, ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको हल करने के लिए जो हम स्टेप्स लेंगे, जो इक़दामात करेंगे, उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फॉर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिसर्च, फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दी स्टेप्स आर कॉल्ड दी बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि बायोलॉजी में तहकीक के लिए इन इक़दामात को हम बायोलॉजिकल तरीक़ाकार कहते हैं। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड के जो तरीक़ाकार था, अगर उसे हम बायोलॉजी में लाकर अप्लाई करें तो वो साइंटिफिक मेथड अब क्या बन जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड। कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए जो तरीका होगा वो साइंटिफिक मेथड, और जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए तरीका होगा वो बायोलॉजिकल मेथड। ठीक हो गया जी। अब स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में, साइंसी तरीक़ाकार में कौन कौन से मराहल हैं, तो ये 6 मराहल हैं, ये आपको आने चाहिए। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि 6 मराहल के नाम लिखें। तो अब देखें, छोटे से नाम हैं, 1 मिनट लगता है इनको लिखने में, लेकिन इनको आप याद करें और इनको एक तरतीब से लिखना है, कि तरतीब से ना लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तरतीब इनकी एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है कि साइंसी तरीक़ाकार का तीसरा मरहला कौन सा है, मफरूज़ा है यानी कि हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। तो इस तरह ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें 6 मराहल हैं। सबसे पहला मरहला रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि मसले की पहचान करना। सबसे पहले मसला देखना है कि मसला है क्या। कोई कैंसर का मसला है, कोई मलेरिया का मसला है, कोई कोरोना का मसला है, जो भी मसला है उसकी पहचान करनी है, देखना है कि मसला कौन सा है। फिर उस मसले के बारे में मुशाहदात करने हैं। तो दूसरा स्टेप कौन सा है, ऑब्जर्वेशंस। तीसरा जो फरूजा बोलेंगे, तीसरा मसला होगा। चौथा मसला है डिडक्शंस। डिडक्शंस ये कोई भी चीज़ अखज़ करने को हम बोलेंगे कि हमने ये जो मफरूज़ा था ना, इससे जो कुछ अखज़ किया है, इससे कोई ना कोई नतीजा निकालना है, एक आर्जी तौर पर एक नतीजा निकाल लेना है, क्योंकि उस नतीजे पर हमने करने हैं तजर्बात, तो उसे हम बोलेंगे डिडक्शन। डिडक्शन निकाल लेंगे तो फिर मरहला आएगा एक्सपेरिमेंट्स का, तजर्बात का, और फिर उसके बाद जो तजर्बात हम करेंगे उनके हम निकालेंगे रिज़ल्ट्स, उनके हम नताइज निकालेंगे। तो ये जो आपको है ना 6 स्टेप ये आने चाहिए कि मसले की पहचान है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, मुशाहदात हैं, तीसरा हाइपोथेसिस है, चौथा डिडक्शन है, पांचवा एक्सपेरिमेंट है, और छठा क्या है, नताइज निकालना। सबसे पहला मरहला, अब इनको हम बारी बारी ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं।
स्टेप वन, रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, यानी कि साइंसी मसले या साइंटिफिक प्रॉब्लम की पहचान करना। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक इशू और फिनोमिना दैट अ साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट। यानी कि पहला मरला है वो इस साइंसी मसले की शनाख्त और तारीफ़ करता है जिसकी साइंसदान तहकीक करना चाहता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी साइंसी मसला हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है साइंसी, कोई भी प्रॉब्लम जो साइंस में रूनुमा हो उसको हमने स्टडी करना है, तो उसकी हमने पहचान करनी है। ये सबसे पहला मरहला है। अब ये प्रॉब्लम पता कैसे लगती है? प्रॉब्लम पता ऐसे लगती है कि एक तो अगर जो रिसर्चर है उसके जहन में खुद ब खुद आ जाए, ठीक है, या कोई सवाल पूछ ले। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप क्लास में सवाल पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि किसी बायोलॉजिस्ट से या रिसर्चर से कोई सवाल पूछ ले। सच अ प्रॉब्लम इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा मसला किसी ने या तो पूछा होता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आता है। तो ये है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान, ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है? मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आपकी किताब में जो दी गई है कि अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल, यानी कि एक बायोलॉजिस्ट ना वो एक पहचान करता है एक प्रॉब्लम, या उसके जहन में कोई चीज़ आती है कि एक इलाके में वो ना पौधों पे गौर व फिक्र करता है। एक बायोलॉजिस्ट देखता है कि किसी इलाके के पौधे मामूल से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। एक तो पौधों की ग्रोथ नॉर्मल होती है, लेकिन अगर वो मामूल से ज़्यादा लंबे हो रहे हो तो वो भी साइंसदान के लिए एक सोचने की चीज़ होगी। वो एक चीज़ को पहचानेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो क्या करता है? ही डेवलप्स आ साइंटिफिक प्रॉब्लम, वो एक साइंसी मसला तैयार करता है। अब उसके लिए क्या बन गया? एक साइंसी मसला बन गया। अब वो साइंसी मसला क्या है? What factors are responsible for the increased growth of these plants, यानी कि उसके ज़हन में ये जो मसला आया है ना, आ गया है, वो क्यों, वो अब उनको किन अवामल की तरफ धकेल रहा है। उसने यानी कि उसने सोचा कि किन अवामल की वजह से इन पौधों की नशोनुमा में इजाफा हो रहा है। वो कौन से अवामल हैं जो पौधों की नशोनुमा में ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से होगा आगाज़ तहकीक का। दिस प्रॉब्लम बिकम्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि ये मसला अब साइंसी तहकीक का नुक्ताए आगाज़ बनता है। तो ये थी साइंटिफिक प्रॉब्लम जो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आ गई, या किसी ने सवाल पूछ लिया, या उसने देखा और उसके जहन में आ गया। अच्छा जी, आगे दूसरा मरहला आ गया ऑब्जर्वेशंस। अब साइंसदान क्या करेगा जी? मुशाहदात करेगा। मुशाहदात कैसे करेगा? कि उस प्रॉब्लम के बारे में वो जो अपने इर्द गिर्द है वो चीज़ों को होते हुए देखेगा कि ये प्रॉब्लम के मुतल्लिका चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट दी प्रॉब्लम, यानी कि साइंसदान मसले के मुतल्लिक मुशाहदात करेंगे। मुशाहदात करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मुशाहदात करने के लिए वो ये दे यूज़ देयर 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो अपनी 5 हवास इस्तेमाल करेंगे। 5 हवास कौन कौन सी हैं हिस्से जिन्हें हम बोलते हैं? जैसे देखने की है, सूंघने की है, सुनने की है, चखने की है और छूने की है। तो ये अपनी हिस्से इस्तेमाल करेगा साइंसदान। दे आल्सो रीड एंड स्टडी प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम, वो इसी या मुतल्लिका मसाइल पर साबका तहकीक का मुताला भी करते हैं, यानी कि पिछली रिसर्च में कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में हुआ होगा। ठीक है, तो वो उनकी भी मदद लेगा कि जो पुराने रिसर्चर हैं जो पहले इस चीज़ पे काम कर चुके हैं उन्होंने क्या किया। तो ये दूसरा मरहला है ऑब्जर्वेशन का। अब मुशाहदात की इकसाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुशाहदात की इतनी इकसाम है, इनके अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं जिन्हें हम मियारी मुशाहदात कहते हैं, और दूसरी कौन सी हैं क्वांटिटेटिव जिन्हें हम मिकदारी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी है? देखें इसका तलक, इसका लफ्ज़ में आप देखें तो इसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा मतलब क्वालिटेटिव, यानी किसी क्वालिटी के मतलब किसी खसूसियत के मतलब, यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस
मेयारी मुशाहदात, किसी चीज़ के मेयार के मतलब, इसकी तारीफ क्या है? दे कैन नॉट बी मेयर्ड विद नंबर्स। इनको हम आदाद के ज़रिए, यानी कि ऐसे मुशाहदात हैं जिन्हें आदाद के ज़रिए नापा नहीं जा सकता। इनके लिए हम कोई रियाजी का हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल इसकी आपने साथ लिखनी है, जब बोर्ड में आपको ये सवाल आएगा ना, ऊपर ये तारीफ लिख देनी है इस तरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, मेयारी मुशाहदात की, और नीचे एग्जाम्पल दे देनी है द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर किसी फूल का रंग और साख्त। देखें, अब किसी फूल के रंग और साख्त को हम ये कह सकते हैं कि ये फूल का रंग 5 है, फूल का रंग 6 है, 4 है, यानी कि रियाजी का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि दे कैन नॉट बी मेयर्ड विद नंबर्स, इन्हें हम नंबर के साथ जो है मेंशन नहीं कर सकते, इनकी वजाहत नंबर के साथ नहीं की जा सकती, सिर्फ इनकी हम क्वालिटी बता सकते हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ऐसी मुशाहदात यानी कि जिन्हें आदाद के ज़रिए नापा नहीं जा सकता, तो ये होंगे मेयारी यानी कि क्वालिटेटिव। और इसकी मिसाल क्या देनी है? कलर एंड टेक्सचर, यानी कि किसी फूल का रंग और साख्त। दूसरी किस्म के जो मुशाहदात हैं वो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी किसी भी अदद को बोलते हैं, किसी हिस्से को बोलेंगे। इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, पैमाइश भी कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल डाटा है इसको हम नंबर की सूरत में ज़ाहिर भी कर सकते हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मकदारी मुशाहदात वो हैं जिनमें हम पैमाइश या अददी डाटा शामिल होता है, जिनमें पैमाइश या अददी डाटा शामिल जो मकदार के लिहाज से बयान किए जा सकते हैं, रियाजी का कोई हिस्सा लगा सकते हैं। मिसाल इसकी आपने दे देनी है साथ, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, यानी कि एक दरख्त पर मौजूद परिंदों की तादाद, आपकी क्लास में मौजूद कुल बच्चों की तादाद। ठीक है ना, कई मिसालें दी जा सकती हैं। अब हम इसके बारे में कह सकते हैं जी परिंदों के 10 परिंदे बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? दुरुस्त हो जाएगा। क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ एक दुरुस्त है, जिसमें हम रियाजी का कोई ना कोई हिस्सा जो न्यूमेरिकल डाटा है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दो में आपको फ़र्क आना चाहिए कि क्वालिटेटिव होते हैं जो उनका मेयार के मुतालिक है, उनका जो है ताल्लुक मेयार से है, ठीक है, उनको हम रियाजी के किसी हिस्से से शो नहीं कर सकते। जो क्वांटिटेटिव हैं उनको हम पैमाइश भी कर सकते हैं और उनको हम अदद के साथ ज़ाहिर भी कर सकते हैं। और मिसाल है नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। आगे एक और बड़ा, ये तो दो हो गए ना शॉर्ट क्वेश्चन, आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, जो मिकदारी मुशाहदात हैं, ये जो ऊपर पड़े हैं, आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी कि जो मिकदारी मुशाहदात हैं उन्हें मेयारी मुशाहदात के मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। अब ये सवाल बोर्ड में इस तरह आता है कि मिकदारी मुशाहदात को मेयारी मुशाहदात की निस्बत ज़्यादा बेहतर क्यों माना जाता है? ठीक है, तो वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। तो ये सवाल इस तरह बोर्ड में कई दफ़ा आया है। तो आपने इसकी 3 वजूहात जो आपकी किताब में लिखी गई है ना, उर्दू मीडियम वालों ने उर्दू में लिख देनी है, इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में लिख देनी है। तो सबसे पहली वजह कि क्वांटिटेटिव मुशाहदात, जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, उनको क्वालिटेटिव से ज़्यादा बेहतर क्यों माना जाता है? तो सबसे पहली चीज़ है कि इनवेरिएबल, ये इनवेरिएबल होते हैं, ये नाकाबिल तगय्युर होते हैं। नाकाबिल तगय्युर का मतलब ये है कि ये कहीं भी बदलते नहीं हैं, इनमें तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का अदद है, ठीक है, तो वो तब्दील नहीं हो सकता। वो अदद अगर 20 है तो वो 20 ही रहेगा, उसने क्या तब्दील होना है? और दूसरी इसकी जो है वजह कि ये क्यों बेहतर हैं क्वांटिटेटिव या मिकदारी मुशाहदात, दूसरा ये मेजरेबल हैं, यानी कि इनको हम काबिल पैमाइश होते हैं, हम इनकी पैमाइश कर सकते हैं। जैसे कद है तो उसकी पैमाइश की जा सकती है, ठीक है, और कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इनको हम नंबर की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आदाद की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए
कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है यानी कि मिकदारी मुशाहदात हैं उन्हें मेयारी मुशाहदात यानी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से हम ज़्यादा बेहतर क्यों मानते हैं, तो उसकी वजह आपने ये 3 वजह लिख देनी है कि इनवेरिएबल यानी कि नाकाबिले तगय्युर होते हैं, दूसरा ये मेजरेबल होते हैं, काबिल पैमाइश होते हैं, और तीसरा इन्हें कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन्हें अदाद की सूरत में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये 3 सवाल हो गए, महीती मिकदारी मुशाहदात और मेयारी मुशाहदात, और जो मिकदारी मुशाहदात हैं उन्हें मेयारी मुशाहदात से हम बेहतर क्यों कहते हैं। तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस यानी कि मफरूज़ा बनाना। अब जो ऑब्जर्वेशन की है ना साइंसदान ने, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी द आंसर टू अ साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी, यानी कि मुशाहदात की बुनियाद पर साइंसदान एक बयान तैयार करते हैं जो ज़ेरे मुताला साइंसी मसले या सवाल का जवाब साबित कर सकता है। अब साइंसदान ने अपने पास से जो मुशाहदात किए हैं ना उनकी बुनियाद पर, सिर्फ उनकी बुनियाद पर, अपनी तरफ से नहीं, जो मुशाहदात किए हैं उनकी बुनियाद पर एक मफरूज़ा बनाना है जिसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। यानी कि वो जो हाइपोथेसिस होगा उसमें एक किस्म का एक आर्जी जवाब होगा, ठीक है ना, एक टेंटेटिव सा आंसर होगा। सच टेंटेटिव आंसर टू अ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी कि साइंसी मसले का आर्जी जवाब जो है हाइपोथेसिस। असल जो जवाब है वो तजर्बात के बाद आएगा, जब तजर्बात को भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और अभी एक आर्जी तौर पर तीसरे स्टेप में जो साइंसदान है वो कहता है कि जो मुशाहदात किए हैं ना उसकी बुनियाद पर ये चीज़ हो सकती है, तो उसको वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस करार देगा। हाइपोथेसिस के मतलब आगे मजीद पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, यानी एक मसले के लिए कई हाइपोथेसिस बन सकते हैं। इसके लिए अगर हम मजीद पढ़ते हैं, आपको हाइपोथेसिस की तारीफ आनी चाहिए कि ये क्या होता है, मसले का एक आर्जी जवाब होता है। अब हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करने के लिए उसने कुछ ना कुछ मुशाहदात किए और उसको कुछ ना कुछ लिटरेचर पढ़ा उसने, ठीक है ना। मुशाहदात करने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, वो मालूमात कहाँ से लेगा, तो इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स, यानी कि जो साइंटिफिक बुक्स हैं, जो किताबें पहले से लिखी जा चुकी हैं, जैसे अगर बायोलॉजी की प्रॉब्लम है तो बायोलॉजी पर जो पहले किताबें लिखी जा चुकी हैं उनको पढ़ेगा, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस, यानी कि ये जो मौजूदा इल्म होगा, ये मालूमात जो होंगी ना मौजूदा इल्म को समझने के लिए और हाइपोथेसिस को तश्कील देने में मदद फराहम करेंगे, यानी कि जो मौजूदा इल्म है इसको पढ़कर हम कोई नया इल्म ईजाद करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई दफ़ा पूछा गया है, तो ये आपको आना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात बयान करें, 3 खसूसियात बयान करें, 4 बयान करें, तो ये आपने इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में लिख देनी है, उर्दू वालों ने उर्दू में लिख देनी है। तो सबसे पहली जो इसकी खसूसियत है हाइपोथेसिस की, इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, यानी कि मसले के जवाब के लिए तजवीज़ करदा बयान होता है। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम आई है ना, उसके जवाब के लिए ये हमने बनाया है, ठीक है ना। ये जो बयान दिया है ना, हाइपोथेसिस बनाया है, ये उसके बयान के लिए होता है, उसके जवाब के लिए होता है, ठीक है। ये इसकी पहली खसूसियत होगी। हाइपोथेसिस की दूसरी खसूसियत ये है, इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको बताया कि ये जो हमने मुशाहदात किए हैं ना दूसरे नंबर पे, दूसरा जो बायोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड का स्टेप था, ये उन ऑब्जर्वेशन से मुताबिकत रखना चाहिए। ये ना हो कि ऑब्जर्वेशन की है किसी कैंसर की रिसर्च पर और हाइपोथेसिस बना दिया है मलेरिया के बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मुशाहदात हैं, हाइपोथेसिस को भी उनके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हमेशा दस्तयाब मुशाहदात से मुताबिकत रखता है। पहली क्या हो गई कि ये मसले के जवाब के लिए तजवीज़ करदा बयान, प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम।
दूसरी क्या होगी, इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि दस्तयाब मुशाहदात हैं वहां उनसे ये मुताबिकत रखता हो। तीसरा, इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, इसको तजर्बात के जरिए जांचा जा सकता हो। ठीक है जी, यानी कि इस पे तजर्बात किए जा सकें, ये ना हो कि कोई वो खलाई सा हाइपोथेसिस बना दिए जिस पे ना तजर्बात हो सके हो, ना वहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जा सकता हो। तो ऐसी चीज़ कोई छोड़नी नहीं है, ठीक है ना, कोई हवाई फायरिंग नहीं करनी, यानी कि इसको तजर्बात के जरिए जांचा जा सकता हो, ऐसी चीज़ बनानी है कि उसके ऊपर हम तजर्बात भी कर सकें। उसके बाद चौथी खसूसियत हाइपोथेसिस की ये होगी कि देयर ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, यानी कि उसे डिसप्रूव किया जा सके, उसे गलत साबित करने का हमेशा एक तरीका मौजूद होता है। यानी कि ऐसा ना हो, हम ये नहीं कहेंगे, अभी तीसरे मरहले पे हम ये नहीं कहेंगे कि इसे हम गलत नहीं कह सकते, भाई वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो गलत नहीं हुआ फिर तो वो कानून बन गया, फिर तो वो थ्योरी और लॉ बन गई। अभी हमने इसको तजर्बात से गुजारना है, इससे डिडक्शंस करनी है, आगे इसके ऊपर फिर रिसर्च वर्क करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसे गलत करने साबित करने का एक तरीका मौजूद होना चाहिए। तो ये जो चार खसूसियात है ना, ये हाइपोथेसिस की आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए, ये सवाल अक्सर आ जाता है। उसके बाद है डिडक्शंस, जो हाइपोथेसिस बनाया है उससे एक आर्जी सा ना मंतकी नतीजा निकाल लेना, ठीक है ना, मंतकी नताइज निकाल लेने हैं, उसे हम डिडक्शन बोलेंगे। डिडक्शन मतलब किसी चीज़ से कुछ अखज़ करना। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस, यानी कि साइंसदान अपने हाइपोथेसिस से मंतकी नताइज अखज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, ये डिडक्शन है। तो डिडक्शन की तारीफ क्या हो गई कि लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। डिडक्शन की तारीफ क्या है कि ये आपको तारीफ आनी चाहिए कि हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज को डिडक्शन कहते हैं। जो लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के, एक निकाले हैं हाइपोथेसिस से, उसे हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन। अच्छा जी, डिडक्शन में एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, यूजुअली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न इफ एंड देन। इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इफ का और देन का, यानी कि अगर और तो। यानी कि डिडक्शन में कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी पूछा गया है बोर्ड में कि डिडक्शन के लिए कौन से मिसाल के तौर पर बयानात आप इस्तेमाल करते हैं, या कौन से अल्फाज या कौन से वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। तो डिडक्शन अमूमन अगर और तो पर इस्तेमाल होती है, इफ़ एंड देन, अगर और तब, इफ़ एंड देन, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा। इसको हम आगे पढ़ते हैं। साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ़, ठीक है, इफ़ द हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट्स, यानी कि अगर वो कहते हैं कि अगर हाइपोथेसिस ठीक हो गया तो नताइज क्या होंगे, ठीक है। जो हाइपोथेसिस बनाया था इफ, अगर वो ठीक हो गया, देन तो रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। तो ये दो अल्फाज इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब डिडक्शन की मिसाल में ये दो अल्फाज हमने देखने हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। यानी कि एक लफ्ज़ है इफ़, ठीक है, इफ़, और दूसरा है देन, दूसरा है देन। ये कहाँ कैसे इस्तेमाल होंगे। अच्छा, डिडक्शन बनती है हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो हाइपोथेसिस देखते हैं कि क्या है। एक हाइपोथेसिस की मिसाल दी गई है कि लीफ डिकलरेशन, लीफ डिसकलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन अ प्लांट आर कास्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, यानी कि जो पौधे में पत्तों का रंग उड़ना है ना और नशोनुमा में रुकावट है, उसकी वजह है आयरन की कमी। यानी कि जो मिट्टी है ना जिसमें पौधा उगता है उसमें आयरन की है कमी, जिसकी वजह से पत्तों का रंग उड़ता है और पत्तों की जो बढ़ोतरी है, नशोनुमा है, ग्रोथ है, वो क्या है, रुकी हुई है, जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं। स्टंटेड मतलब रुकी हुई ग्रोथ, बढ़ोतरी, ठीक है ना। लीफ डिसकलरेशन मतलब है पत्ते का रंग उड़ना, डिसकलरेशन मतलब रंग उड़ना। तो ये कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी यानी कि कमी। तो ये एक था हाइपोथेसिस, ठीक है। अब दो अल्फाज यूज करके ना, इफ एंड देन के, ठीक है ना, अगर और तो,
इस्तेमाल करके हमने बनानी है डिडक्शन। डिडक्शन में हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? दो, इफ, ठीक है, इफ। अब डिडक्शन निकालें इस हाइपोथेसिस से। ये जो ऊपर वाला हाइपोथेसिस है ना कि पौधों में पत्तों का रंग उड़ना और नशोनुमा में कमी, नशोनुमा में रुकावट मट्टी में आयरन की कमी की वजह है। तो डिडक्शन निकालें। डिडक्शन क्या निकाली? इफ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग द सिम्टम्स, यानी कि अगर आयरन की कमी अलामात का सबब है, यानी कि जो पौधे में आयरन की कमी की अलामात हैं, ठीक है ना, देन, तब, तो एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इंप्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। यानी कि अगर ये एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया डिडक्शन में, अगर आयरन की कमी अलामात का सबब है तो मट्टी में आयरन शामिल करने से पत्तों की रंगत बेहतर होगी और पौधे की नशोनुमा में इजाफा होगा। तो ये है डिडक्शन, ये है एक किस्म का नतीजा क्या निकाला है, रिजल्ट क्या निकाला है। पहले जो हाइपोथेसिस बनाया गया था कि पौधों में जो पत्तों का रंग उड़ जाता है, नशोनुमा में कमी हो जाती है, उसकी वजह आयरन है। तो फिर नतीजा ये निकाला है कि अगर आयरन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना, तो फिर मट्टी में अगर हम आयरन इस्तेमाल करेंगे, आयरन शामिल करेंगे, तो पत्तों की रंगत बेहतर होगी और पौधे की नशोनुमा में इजाफा होगा। तो ये क्या निकाल लिया, इससे डिडक्शन निकाल ली, ठीक है, रिजल्ट निकाल लिया। स्टेप नंबर 5 है जी एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात करना। यही बुनियादी चीज़ है, रिसर्च की बुनियाद ही तजर्बात पर है। और इसी के लिए ही जो पीछे मुशाहदात किए हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की या साइंटिफिक प्रॉब्लम की पहचान की है, हाइपोथेसिस बनाए हैं, डिडक्शन निकाली हैं, उन सारी करने का मकसद ये था कि हमने आगे करने हैं तजर्बात। तो तजर्बात तक हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि ये साइंसी तरीकाकार का सबसे बुनियादी मरहला है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, यानी कि तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तजर्बात करते हैं। अब हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था कि ये सही भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है। उसको सही या गलत साबित करना है ना, वो तजर्बे नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हम एक्सपेरिमेंट करते ही इसलिए हैं कि ताकि हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित कर सकें। हमें अभी तक नहीं पता कि हाइपोथेसिस सही है कि गलत है। जब तजर्बे से गुजारेंगे तो फिर पता चलेगा कि हाइपोथेसिस सही है कि गलत। In a successful experiment, one hypothesis is proved correct, एक हाइपोथेसिस होगा वो सही शुमार होगा, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। एक कामयाब तजर्बा वही होता है जिसमें एक हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित होता है, जबकि मुतबादल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, गलत साबित होते हैं। तो जो सही होगा उसको हम क्या बनाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा, नताइज का हिस्सा। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो गलत होते हैं उनको हम मुस्तरद करते हैं, दुरुस्त होने वालों को कबूल करते हैं। बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस सही शुमार होगा उससे फिर नतीजा कोई ना कोई निकालेंगे, उस पर फिर तजर्बात करेंगे। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि बार बार तजर्बे करने हैं। साइंसदान इस कबूलशुदा हाइपोथेसिस से नई डिडक्शन निकालते हैं, फिर मजीद तजर्बात करते हैं और हाइपोथेसिस के दुरुस्त होने की तस्दीक करते हैं। उसके बाद तजर्बा जब आप करते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हिस्सा है, एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग का, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का हिस्सा है कि जब आप तजर्बा करते हैं तो आप दो किस्म के ग्रुप रखते हैं, ठीक है। पांचवा जो स्टेप पढ़ रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट्स का, ये सवाल कई दफ़ा बोर्ड में पूछा गया है कि कंट्रोल ग्रुप में और तजर्बाती ग्रुप में क्या फ़र्क है, मिसाल दें। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, यानी कि वो ग्रुप जिस पे हम तजर्बा कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सिर्फ रखा हुआ है और उस पर तजर्बा किसी किस्म का नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, आपकी किताब से हट के होगी लेकिन आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या है। हमने करनी है एक चीज़ पर रिसर्च कि जो सिगरेट है ना वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। उसके लिए हमने 5 बंदे लेने हैं, ठीक है ना। तो हम उसमें से 4 बंदे ऐसे लेंगे जो स्मोकर होंगे, यानी कि जो सिगरेटें पीते होंगे। एक बंदा ऐसा लेना है जो सिगरेट नहीं पीता। जो 4 बंदे सिगरेट पी रहे हैं ना, उनको हम कहेंगे कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उन बंदों का ग्रुप। और ये जो
एक बंदा लिया है, इसको हम कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है ना, जिसने सिगरेट नहीं पी। जब हम देखेंगे बाद में कि उन्होंने मिसाल के तौर पर 2 साल 3 साल सिगरेट पी हुई है पहले, ठीक है, और कंट्रोल जो बंदा है उसने सिगरेट नहीं पी हुई, तो हम देखेंगे उनके फेफड़ों का स्ट्रक्चर। तो हम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा ना, जिन्होंने सिगरेट पी हुई होगी, उनके फेफड़ों का मुआवजना, उनकी साख्त का मुआवजना हम ये कंट्रोल वाले से करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना, ये मुवाजना करने के लिए होता है, ठीक हो गया। तो ये कंट्रोल ग्रुप होगा। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स दे अरेंज 2 सेटिंग्स, यानी कि इसमें हमने 2 सेटिंग बना लेनी है, एक एक्सपेरिमेंटल, वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अदर इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। जब साइंसदान तजर्बात करते हैं तो वो 2 मुख्तलिफ सेटअप तैयार करते हैं, एक तजर्बाती ग्रुप और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप। मैंने आपको मिसाल दी है कि एक जो सिगरेट पीने वाले 4 बंदों का ग्रुप है वो तजर्बाती ग्रुप हो गया, और जो सिगरेट नहीं पी रहा था वो क्या हो गया जी, कंट्रोल ग्रुप हो गया। तो उसके फेफड़ों से मुआवजा करेंगे कि इसके फेफड़ों से कितने गुना ज्यादा नुकसान सिगरेट पीने वालों का हुआ है। अब आपकी ना किताब में जो मिसाल दी गई है उससे हम समझते हैं कि कंट्रोल ग्रुप क्या है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, आपकी मिसाल दी गई है किताब में जी, टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स, ठीक है। अगर अब आपको पता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और पौधों के लिए जो लाइफ गैस है पौधों की वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को ज़रूरत किस चीज़ की होती है अपनी खुराक पैदा करने के लिए, सूरज की रोशनी की, पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। मिसाल दी गई है कि अगर आप फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को जांचना चाहते हैं तो आप 2 एक जैसे पौधे रखेंगे, ठीक है ना। हमने देखना है कि कंट्रोल ग्रुप कौन सा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है। तो आपने कौन से पौधे रखने हैं, आपने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड देने से और कार्बन डाइऑक्साइड ना देने से क्या फर्क पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, यानी कि आप एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड फ्राहम नहीं करेंगे, उसे हम बोलेंगे तजर्बाती ग्रुप, उस पर हम तजर्बा कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। जबकि जो दूसरा पौधा होगा ना उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड फ्राहम करेंगे, उसे हम बोलेंगे कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। while you will provide carbon dioxide to the other plant, तो उसे हम क्या बोलेंगे जी, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अहमियत है, जरूरत है, वो पौधे के लिए तब प्रूव होगी, तब वो शुमार होगी, तब साबित होगी when photosynthesis doesn't occur in experimental group but occur in the control group। तो कार्बन डाइऑक्साइड की का ज़रूरी होना इस वक्त साबित होगा जब तजर्बाती ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जबकि कंट्रोल ग्रुप में होगी। तो ये सिंपल चीज़ है कि जो तजर्बाती ग्रुप था उसमें आपने पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, तो जाहिर बात है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं उसको मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ठीक है ना, सूरज की रोशनी उसके लिए बेकार है। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी तो उसमें क्या है, लाजमन फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये है कंट्रोल ग्रुप और फोटोसिंथेसिस और तजर्बाती ग्रुप, ठीक हो गया जी। स्टेप 6 है रिजल्ट्स, नतायज। अब इस रिसर्च से जो हमने तजर्बात किए हैं उनसे निकालने हैं नतायज। उनके नतायज आ गए जी, साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, अपना जो तजर्बात किए थे उनसे उन्होंने डाटा लिया। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब ये देखें एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट्स। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वो अपने तजर्बात से जो डाटा है वो जमा किया है, जो उन्होंने तजर्बात किए अपना सारा डाटा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, एक जगह पे जमा किया है, और उनका नताइज का जो खुलासा था ना, नताइज को समराइज करने के लिए उन्होंने शुमारियाती तजिए और ग्राफ वगैरह इस्तेमाल किए हैं।
मिसाल के तौर पर शुमारियाती तजिए मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो स्टैट, अब इतना सारा डाटा है, ठीक है, अब हज़ारों पौधों का डाटा है मिसाल के तौर पर, तो वो किसी पेपर वर्क पे तो नहीं ना लिखा जा सकता, उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, स्टैट का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम शुमारियात बोलते हैं ना। तो उसमें शुमारियात के कवानीन को इस्तेमाल करेंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और वो हमें कंप्यूटर में हम डाटा डालेंगे, वो हमें ग्राफ वगैरह बना देगा, जिससे हमारा डाटा एक अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो जाएगा, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि साइंसदान अपने खलासे में, यानी कि जो अपना उनकी समरी होती है, अपने उनके पेपर वर्क की या उनके नताइज की समरी होती है, उसमें तमाम हवाला जात इस्तेमाल करते हैं, उनकी फहरिस्त शामिल करते हैं, ताकि लोग हैं इन नताइज को तस्लीम करें, ठीक है ना, लोग कबूल करें। उसमें वो बताएंगे कि ये वाली रिसर्च हुई थी पहले और ये वाली रिसर्च अब की है, तो अगर जो पुरानी रिसर्चेज उसने इस्तेमाल की हैं, जो भी जहाँ से भी डाटा लिया है, उनके वो हवाले देगा कि मैं ये इस बुक से डाटा लिया है, ये इस साइंसदान का काम था, ये मैंने उसको इस्तेमाल किया, ये किसी इस इंस्टीट्यूट का काम था, ठीक है ना। जहां से भी वो लेगा डाटा, उसको वो क्या करेगा, उसके हवाला जात देगा। पहला काम तजर्बात में क्या करना है जी, डाटा जमा करना है, और डाटा जमा करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, शुमारियाती तजिया करना है, और ग्राफ बनाने हैं उससे, ताकि डाटा आपका अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो सके, लोगों को समझ आ सके। आपको तो समझ आता है, लोगों को समझाना है। साइंसदान का काम होता है कि पब्लिक तक रिसर्च को लेकर आना, लोगों को समझाना। इसके अलावा दूसरा काम क्या करते हैं कि वो अपने खलासे में, अपनी समरी में, दे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और मालूमात के ज़राए को तस्लीम करवाने के लिए अपने तमाम हवाला जात देते हैं। नताइज में साइंसदान करते हैं पब्लिश अपना डाटा, जो उन्होंने निकाला है रिजल्ट से, जो तजर्बात से निकाला है, उसको क्या करते हैं, पब्लिश। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स, यानी कि जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो नताइज हैं, वो उसको पब्लिश करते हैं, शाया करते हैं, किसमें, इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी कि साइंसदान अपने नताइज को साइंसी जरीदों में शाया करते हैं, एंड बुक्स, और बुक्स के चैप्टर बनाते हैं। और जो किताबें आपके पास आती हैं ना, ये जो बड़े लेवल पे किताबें होती हैं, BS लेवल की या MS की या MPhil लेवल पे, तो ये जो किताबें आती हैं, इनमें ये जो चैप्टर वगैरह डाले होते हैं, वो रिसर्च बेस्ड चैप्टर होते हैं, ठीक है। और उसमें ये जो तहकीक की होती है, वो नताइज ही होते हैं किसी न किसी रिसर्च के ना, वो नताइज होते हैं, और उन किताबों में वो चैप्टर की सूरत में डाले होते हैं, या पूरी किताब ही वो रिसर्च बेस होती है, ठीक है। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, नताइज हैं, वो दूसरे साइंसदानों के साथ भी अपने नताइज का तबादला करते हैं, ठीक है। अपने नताइज का तबादला दूसरे साइंसदानों के साथ भी करते हैं, ताकि अगर कोई मज़ीद मसला हो, उनके साथ भी नॉलेज को शेयर किया जाए। अगर उनके जहन में इसका कोई मज़ीद इससे अच्छा सेटअप आ रहा है, मज़ीद तजर्बात करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, वो इसकी मदद कर सके, ठीक है जी। फॉर दिस पर्पज़ वो दूसरों के साथ शेयर कैसे करेंगे, इस मकसद के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, वो साइंटिफिक रिपोर्ट बनाएंगे, दूसरों के साथ अपना जो नताइज हैं वो शेयर करने के लिए साइंसी रिपोर्ट बनाकर करेंगे, उसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है ना। या फिर क्या करेंगे, एंड गिव प्रेजेंटेशंस, और प्रेजेंटेशन देंगे सेमिनार्स में, इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार, और उसे कौमी और बैनुल अक़वामी मुलाकातों और सेमिनार्स में पेश करेंगे। यानी कि इन सारी चीज़ों को वो क्या करेंगे, या साइंसी जर्नल्स हैं जिन्हें हम जरीदे बोलते हैं, उनमें शाया करेंगे, किताबों में वो शाया करेंगे अपने नताइज को, अपनी जो मेहनत को, और दूसरे साइंसदानों के साथ उसका तबादला करेंगे, साइंसी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। उस रिपोर्ट को फिर मुख्तलिफ जो सेमिनार होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, उसमें जाके अपनी रिसर्च को लोगों के सामने, मुख्तलिफ रिसर्चर जहाँ बैठे होते हैं उनके सामने पेश करेंगे। तो ये था साइंटिफिक मेथड, जो किसी भी साइंसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको इसके अहम सवालात बता दिए हैं, तो ये बोर्ड में इंशाल्लाह लाजमी इसमें से आएंगे आपको, तो आसान भी है और याद करना भी आसान है, तो आप इस पर ज़रा फोकस करें। आपकी किताब का ही ये जो था, ये टेक्स्ट था, मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे आपके लिए आसानी करने के लिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो थ्योरी एंड लॉ है, इंशाल्लाह वो हम आगे इसके अगले लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।